जनन संबंधी समस्याओं के बारे में कुछ आगे और बढ़ेंगे। कल तक जो हमने पढ़ा था, इससे पहले वाले भाग में जो पढ़ा था, उससे आगे का चैप्टर प्रत्येक बिंदु से एक प्रश्न का उत्तर मिलेगा जो बोर्ड के अंदर परीक्षा में पूछे जाते हैं। उसी के अनुसार यहाँ पर मैं बताने का प्रयास करूंगा। प्रश्न नेक्स्ट आता है, जनन संबंधी कौन कौन सी समस्याएं हैं जो लोगों को अनुभव होती है। तो जनन संबंधी बहुत सारी समस्याएं होती है क्योंकि आमजन इसके बारे में ज्यादा जागरूक नहीं है, उन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं होता है। कि इसमें सबसे पहले आती है सगर्भता, गर्भावधि के बारे में, गर्भावस्था के बारे में, गर्भ धारण कब होता है, कैसे होता है। अगर इसकी जानकारी होगी तो लोग अनचाहे बच्चों से बचे रह सकते हैं। सगर्भता के दौरान, गर्भावस्था के दौरान महिला को किस प्रकार का पोषण करना है, उसे कौन कौन सा कार्य करना है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, इन सब के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो जनन संबंधी समस्या में पहली समस्या सगर्भता की होती है क्योंकि लोगों को इसके बारे में ज्यादा कोई नॉलेज नहीं होता है। दूसरा होता है प्रसव की प्रक्रियाएं। हमारे यहाँ पर जो प्रसव की प्रक्रियाएं करवाई जाती है, तो अमूमन देखा होगा गांव के अंदर एक दाई होती है। हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे प्रयास किए हैं, इस कारण से हर तरफ, हर गांव के अंदर एक एएनएम पहुंच गई है जो सुरक्षित तरीके से प्रसव की प्रक्रियाएं करवाती है। तो यहाँ पर याद रखना है, प्रसव पहले के किसी टाइम के अंदर जो गांव की बुजुर्ग महिला होती थी या किसी विशेष महिला को दाई बना दिया जाता था और वो महिला प्रसव की प्रक्रियाओं को संपन्न करवाती थी। सेप्टिक की प्रोसेस हो जाते थे, टिटनेस के केस ज्यादा हो जाते थे। इस कारण से शिशु को और माता को दोनों को नुकसान होता था, उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। लेकिन आज के टाइम में गवर्नमेंट के प्रयासों के कारण प्रसव की जो प्रक्रियाएं हैं, ये प्रक्रियाएं बिल्कुल सेफ हो गई है। अब इस प्रकार की जो पुराने जमाने में होती थी कि प्रसव की प्रक्रिया के दौरान महिला की मृत्यु हो जाती थी, अब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरी प्रकार की समस्या है यौन संचारित रोग। यौन संचारित रोग यानी यौन संबंधों के द्वारा फैलने वाले रोग, एक पुरुष से स्त्री में, स्त्री से पुरुष में, इस प्रकार से फैलने वाले जो रोग होते हैं, इन्हें कहते हैं यौन संचारित रोग। क्योंकि यह रोग हमारे जननेंद्रियां या जो जनन अंगों के आसपास होते हैं, उनके अंदर ये प्रक्रियाएं होती है। अतः इन्हें गुप्त रोग भी कहा जाता है और व्यक्ति आसानी से किसी व्यक्ति को बताने में हिचकिचाता है। तो यौन संचारित रोग जो है, यह भी जनन संबंधी समस्याओं का मोटा एक समस्या है। फिर आती है गर्भपात। छोटी उम्र के अंदर महिलाएं गर्भ धारण कर लेती है। तो गर्भपात यानी गर्भ का समय से पहले, यानी भ्रूण को डेवलप होने से पहले, समय से पहले उसको नष्ट हो जाना, उसको हट जाना, उसका यह गर्भ का हटना गर्भपात है। और गर्भपात विभिन्न प्रकार के कारणों से हो सकता है। महिला की उम्र के द्वारा भी हो सकता है, महिला अगर अत्यंत कमजोर है तब भी होता है, अगर उसके अंदर ब्लड की कमी है, पोषण की कमी है, पोषण की कमी के कारण भी गर्भपात हो सकता है। फिर आती है गर्भ निरोधकों का उपयोग। ये सबसे बड़ी समस्या आज हमारे यहाँ पर है। हालांकि ग्रामीण महिलाएं, शहर की महिलाएं अब थोड़ी जागरूक हुई है, तो वे बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए गर्भ निरोधकों के रूप में ओरल पिल्स यानी मुख से ली जाने वाली गोली का उपयोग करती है। फिर ऋतुस्राव, सबसे घृणित कार्य माना गया है, सबसे घृणित घटना मानी गई है ऋतुस्राव को। ऐसा माना जाता है कि ऋतुस्राव की प्रक्रिया हुई है तो वो महिला अपवित्र हो गई है, उसको फिर खाने पे पाबंदी, रसोई में आने की पाबंदी, यानी विभिन्न प्रकार की पाबंदियों का उसे सामना करना पड़ता है। तो यह भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है ऋतुस्राव की। और आज के समय में तो काफी सुधार हो गया है, महिलाएं भी समझने लग गई है कि ऋतुस्राव की प्रक्रिया जो होती है वो एक शारीरिक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन पहले के टाइम में इसके बारे में बहुत ही लोग इसके बारे में तो बात करते ही झिझकते थे। ऋतुस्राव की प्रक्रिया के समय में जो पैड्स का उपयोग होता है, वो आज भी मार्केट में खरीदने जाते हैं तो दुकानदार काले कपड़े में या काले रंग के रैपर के अंदर पैक करके देता है, क्योंकि आज भी इसके बारे में थोड़ी सी उलझने होती है इसलिए। और बंध्यता, बंध्यता का तात्पर्य होता है संतानोत्पत्ति न होना, कि एक स्वस्थ दंपति असुरक्षित तरीके से लगातार यौन संबंध स्थापित करते हैं तो भी उनके अगर लंबे समय तक संतानोत्पत्ति नहीं होती है तो उसको हम बंध्यता की कैटेगरी में रखते हैं। आजकल बंध्यता के बारे में तो बहुत अच्छा है कि अगर किसी के अंदर बंध्यता की प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है,
तो IVF सबसे बढ़िया विधि है जिसके द्वारा हम आसानी से उस दंपति को संतान उत्पन्न करने में सहायता कर सकते हैं। लेकिन पुराने जमाने में बंध्यता होती थी तो सिर्फ एक ही टारगेट होता था कि महिला बांझ है। अब कमी चाहे पुरुष में है लेकिन महिला के ऊपर वो इल्जाम लग जाता था, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। तो ये कुछ ऐसी जनन संबंधी समस्याएं हैं जिसके लिए अभी वर्तमान में भी चिकित्सा सहायता और देखभाल करना आवश्यक है। तो परीक्षा में ये 1 नंबर का प्रश्न आता है कि किन किन जनन संबंधी समस्याओं के लिए चिकित्सा सहायता और देखभाल करना आवश्यक है। तो इसमें से अपने को 2 या 3 यहाँ पर लिखनी है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है उल्ब वेदन। उल्ब वेदन, इसके बारे में 2 नंबर का बड़ा प्रश्न आने की संभावना बनती है। उल्ब वेदन क्या है? तो सबसे पहले बता दूं कि उल्ब क्या है। कि जब महिला गर्भवती होती है, उसके गर्भाशय में शिशु पल रहा होता है, तो उस शिशु के चारों तरफ विभिन्न प्रकार की झिल्लियां बनती है और उन झिल्लियों के अंदर की तरफ शिशु रहता है जिसके चारों तरफ एक विशिष्ट प्रकार का तरल पाया जाता है जिसमें वो बच्चा तैरती हुई अवस्था में पाया जाता है ताकि उस बच्चे की सुरक्षा की जा सके बाहरी आघातों से। तो उस तरल को हम कहते हैं उल्ब तरल कहते हैं। यह उल्ब तरल चूंकि गर्भस्थ शिशु के चारों तरफ है, तो गर्भस्थ शिशु की त्वचा की जो कोशिकाएं होती है जो वहां से निकलती है वह उल्ब तरल में पाई जाती है। अब पुराने जमाने में क्या करते थे कि गर्भस्थ शिशु लड़का है या लड़की है उसकी जानकारी के लिए उल्ब वेदन की प्रक्रियाएं करवाई जाती थी। इस प्रक्रिया के द्वारा क्या करते हैं कि इंजेक्शन की सिरिंज के द्वारा महिला के गर्भाशय से, महिला के पेट से उल्ब तरल को निकाला जाता था। फिर उस उल्ब तरल को सेंट्रीफ्यूजेशन यानी जो घुमाकर उसके अंदर से जो है, तो सेंट्रीफ्यूजेशन की प्रक्रिया के द्वारा उस तरल के अंदर जो कोशिकाएं होती थी उस कोशिकाओं को बर्फ नली के पैने में इकट्ठा कर लिया जाता था। उन भ्रूण की कोशिकाओं को लेकर उसके अंदर से गुणसूत्रों को निकालकर गुणसूत्रीय आलेख या जिसको हम कहते हैं कि गुणसूत्रीय प्रतिरूप, यह यहां पर प्राप्त किया जाता था। गुणसूत्रीय प्रतिरूप में गुणसूत्रों को लंबे से उनके छोटे क्रम में विन्यासित कर लिया जाता है और गुणसूत्रों की पहचान की जाती है। तो उस गुणसूत्रों की पहचान के आधार पर निर्धारित किया जाता था कि गर्भस्थ शिशु लड़का है या लड़की है। अगर गर्भस्थ शिशु लड़की होती थी तो उसका गर्भपात करवा लिया जाता था। तो चूंकि यह प्रक्रियाएं इलीगल थी, गैर कानूनी थी, तो गवर्नमेंट ने उल्ब वेदन की प्रक्रिया पर कानूनन उसको बंद करवा दिया ताकि उल्ब वेदन की प्रक्रियाएं न हो, ताकि लड़की भी उत्पन्न हो, बेटी भी उत्पन्न हो, मादा या कन्या भ्रूण हत्या यहाँ पर न हो। लेकिन आज के टाइम में हम देखते हैं कि उल्ब वेदन से भी ज्यादा टेक्निक आजकल हमारे यहाँ पर उपलब्ध है। सोनोग्राफी, कुछ लालची या भ्रष्ट डॉक्टर्स होते हैं, वह सोनोग्राफी के द्वारा जब फीटस 1.5 से 2 महीने का होता है उसके बाह्य जननांगों की पहचान कर बता देते हैं कि लड़का है या लड़की है, तो वो भी इलीगल है। इसलिए देखा होगा कि जहां पर सोनोग्राफी के सेंटर है, जहां पर सोनोग्राफी होती है, तो वहां पर बाकायदा जो गर्भस्थ महिला है उसे अपना आधार कार्ड दिखाना पड़ता है, उसका रजिस्ट्रेशन होता है और एक सर्टिफिकेट भी वहां पर दिया जाता है कि इस सेंटर के ऊपर, इस सोनोग्राफी सेंटर के ऊपर भ्रूण के लिंग की जांच नहीं की जाती है क्योंकि वो सबसे ज्यादा हानिकारक होता है। फिर इससे आगे बढ़े तो बढ़ती हुई मादा भ्रूण हत्या को रोकना है तो उल्ब वेदन पर गवर्नमेंट ने कानूनी पाबंदियां लगा दी। तो ये बहुत ही अच्छी बात हुई थी। उसके पश्चात उल्ब वेदन नहीं हुआ तो लड़कियों ने या लड़कियों का जो अनुपात कम हो रहा था, लिंगानुपात, वो वापस बढ़ना शुरू हो गया था। उल्ब वेदन की प्रक्रिया के पश्चात इसके ऊपर जब पाबंदी लगा दी गई थी तो उसके साथ में एक और नई बात और जोड़ी गई थी कि समस्त बच्चे, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उनका टीकाकरण करवा दिया जाए। टीकाकरण की प्रक्रिया के द्वारा बच्चे के शरीर में विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित हो जाती है। इसलिए जन्म लेते ही बच्चे के विभिन्न प्रकार के टीकों को लगाने की शुरुआत कर ली जाती है। तो इस टीकाकरण की प्रक्रिया के द्वारा बाल्यावस्था में होने वाले जो रोग थे जिनके कारण बच्चों की मृत्यु हो जाती है उस पर आसानी से नियंत्रण किया जाना संभव हुआ।
जैसे बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही सबसे पहला टीका उसे दिया जाता है, वो है BCG, बैसिलस कैलेमेटिगुलिन। किसके बचाव के लिए है? टीबी यानी क्षय रोग से बचाव के लिए। उसके पश्चात बच्चे को पोलियो की खुराक पिलाई जाती है। तो ये सारी प्रक्रियाएं संपन्न होती है जिससे बच्चों के अंदर विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित होती है और बच्चे अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं। हमारे भारत सरकार की सबसे बड़ी यह एक सुविधा थी, एक सबसे बड़ी अच्छी कोशिश है ये कि आज के टाइम में शिशु जो है, किसी टाइम में शिशु मृत्यु दर ज्यादा थी और आज के टाइम में वो नगण्य हो गई है। उसका कारण है बेटर मेडिकल फैसिलिटीज। फिर इससे आगे निकलते हैं तो एक छोटी सी बात आती है सहेली के ऊपर, परीक्षा में पूछा जाता है सहेली के बारे में। तो ये सहेली के बारे में याद रखना है, गर्भ निरोधन की एक ऐसी गोली। वैसे गर्भ निरोधन की जो गोलियां होती है उसमें जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं, उन फीमेल हार्मोन्स का एक कॉम्बिनेशन होता है। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का एक विशेष प्रकार का कॉम्बिनेशन होता है, वो स्टेरॉइड ड्रग्स होती है। महिलाएं उन्हें लेती है तो उन्हें भविष्य के अंदर दिक्कतें हो सकती है। लेकिन हमारे भारत में लखनऊ की एक संस्था है, केंद्रीय सरकार की एक संस्था है, केंद्रीय औसत अनुसंधान संस्थान। इस संस्थान ने रिसर्च वर्क के द्वारा एक ऐसी नॉन स्टेरॉइड गर्भ निरोधन गोली का आविष्कार किया जिसे सहेली नाम दिया। इस सहेली की खासियत है, इस सहेली नामक गोली की खासियत है कि ये नॉन स्टेरॉइड प्रकृति की है और सप्ताह में एक बार ही लिया जाता है। तो हफ्ते में एक बार, कोई भी एक दिन फिक्स कर ले, अगर मंगलवार को लेनी है या सोमवार को लेनी है, जब भी लेनी है तो वो फिक्स कर लें। तो सप्ताह में एक बार ली जाती है तो यह हमारे लिए ज्यादा सुविधाजनक हो गई। दूसरा, ये नॉन स्टेरॉइड है, इसके अंदर स्टेरॉइड हार्मोन्स नहीं है। इस कारण से हमारे शरीर पर, उस महिला के शरीर पर कोई भी कुप्रभाव नहीं पड़ता है। फिर बात आती है जो परीक्षा में एक एक नंबर के प्रश्नों के रूप में पूछे जाते हैं। उसमें सबसे पहला आता है, जैसे एक प्रश्न है कि सन 1900 के अंदर पूरे विश्व की जनसंख्या जो थी वो 2 अरब के आसपास थी। कब? 1900 में। और 100 सालों के अंदर बढ़कर वो कितनी हो गई? 3 गुना ज्यादा, यानी 2000 ईस्वी सन में विश्व की जनसंख्या बढ़कर हो गई है 6 अरब। इसी प्रकार से हम भारत की बात करेंगे तो 1947 में भारत जब आजाद हुआ था तो आजादी के बाद भारत की जो जनगणना थी या जनसंख्या थी वो लगभग 35 करोड़ थी। लेकिन 2000 तक आते आते हमारी जनसंख्या तेजी से बढ़ते हुए यह हो गई है 1 अरब से अधिक। कब की बात है? 2000 की। और आज के टाइम में हम अनुमान लगाएं तो हमारी जनसंख्या 1 अरब 35 करोड़ से भी ज्यादा हो गई होगी। इतनी तेजी से हमारी आबादी बढ़ रही है। वैसे हमें पता है कि विश्व के अंदर सघन आबादी वाला, सबसे ज्यादा आबादी वाला देश चीन है। लेकिन चीन ने कुछ ऐसे प्रोटोकॉल तैयार किए हैं, कुछ ऐसी योजनाएं बनाई हैं जिसमें वहां के दंपति केवल एक पुत्र, एक ही संतान की उत्पत्ति करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा जनसंख्या का नियंत्रण करने के लिए कोई कानून नहीं है। तो पुत्र की चाह में हो, चाहे अंधविश्वास हो, चाहे धार्मिक भावना हो, लोग संतानोत्पत्ति पर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। इसलिए भारत में भीड़ लगातार बढ़ रही है। क्योंकि 2000 के अंदर विश्व की कुल जनसंख्या 6 अरब थी, हमारी जनसंख्या 1 अरब के आसपास थी, तो हम कह सकते थे कि विश्व में हर 6ठा व्यक्ति जो है वो भारतीय है। इतनी ज्यादा जनसंख्या हमारी तेजी से बढ़ रही है। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण परीक्षा में पूछे जाते हैं कि वर्तमान में भारत में जनसंख्या वृद्धि जो हो रही है किन किन कारणों से। तो यहाँ पर कुछ पॉजिटिव कारण है जो भारत सरकार के मेहनत के कारण, भारत सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों के कारण संभव हुई है। उसमें सबसे पहला है कि चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार से सामान्य मृत्यु दर जो थी वो बहुत ही कम हो गई है। कोई व्यक्ति पहले हॉस्पिटल में जाता था तो ये मान्यता थी कि अब वो वापस नहीं आएगा, और आज के टाइम में तो असाध्य रोगों पर भी हमने नियंत्रण कर लिया है। इस कारण से मेडिकल साइंस इतनी अच्छी डेवलप हो गई है, चिकित्सक की सुविधाएं इतनी ज्यादा हो गई है कि डॉक्टर मरते हुए व्यक्ति का भी जीवन बचा देते हैं। इस कारण से मृत्यु दर कम हुई,
मरने वालों की संख्या कम, पैदा होने वालों की संख्या ज्यादा हो रही है। इस कारण से भारत में जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। दूसरा कारण है कि मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी। ये सबसे बढ़िया बात है कि पहले किसी जमाने में हमारे भारत बदनाम था इस मामले में, तो भारत के अंदर मातृ और शिशु मृत्यु दर अधिक थी। प्रसव की प्रक्रिया के दौरान बच्चा मर जाता था या मां मर जाती थी, ज्यादा ब्लीडिंग होने के कारण, किसी भी कारण से टेटनस होता था या सेप्टिक हो जाता था। लेकिन अब हर गांव के अंदर एक प्रशिक्षित महिला, जिसको हम कहते हैं ANM कहते हैं, वो वहां पर उपलब्ध है, जो सुरक्षित प्रसव करवाती है, उचित सलाह देती है। प्रसव के पश्चात की जो बातें हैं या प्रसव के पश्चात की जो व्यवस्थाएं हैं, उन सब के बारे में वो पहले से ही बता देती है, जिससे वर्तमान में मातृ और शिशु मृत्यु दर बहुत कम हो गई है। इस कारण से भी भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। फिर भारत की एक और प्लस पॉइंट है कि भारत के अंदर युवाओं की संख्या ज्यादा है। हमारी आबादी के अंदर जो युवा लोग हैं, जो जननक्षम हैं, जो विवाह के योग्य है, विवाह के पश्चात जनन की प्रक्रियाओं को संपन्न करते हैं, या हम कह सकते हैं कि वो संतानोत्पत्ति करने में सक्षम है, तो जननक्षम युवाओं की संख्या में वृद्धि होने के कारण ये हमारा प्लस पॉइंट है कि हमारी आबादी युवाओं की आबादी है। हम जापान की बात करें, चीन की बात करें, तो वहां की आबादी के अंदर वृद्ध लोगों की संख्या ज्यादा है, लेकिन हमारे पास ताकत है वही युवाओं की। तो जननक्षम युवाओं की संख्या में वृद्धि है। तो जननक्षम युवा आफ्टर मैरिज, संतानोत्पत्ति, जनसंख्या में वृद्धि। फिर आता है कुछ ऐसी और बातें हैं जिसके कारण से भी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। उसमें है, पहला है गरीबी। गरीबी, एक फैमिली है, 5-6 मेंबर होते हैं, कमाने वाला एक होता है, दिहाड़ी मजदूर है, वह खाने पीने की चीजों को भी समय पर ला नहीं पाता है। तो ऐसे लोग कॉन्ट्रैक्ट, ये जो घर निर्मित के साधन है, उनको फिर वो आसानी से खरीद भी नहीं पाते, वे शिक्षित नहीं हो पाए क्योंकि वे गरीब है। इस कारण से भी आबादी बढ़ रही है। अज्ञानता है कि अगर समय रहते, निश्चित समय में अगर गर्भ निरोधकों का प्रयोग किया जाएगा तो संतानोत्पत्ति नहीं होगी, इसके बारे में जानकारी नहीं है। ओरल पिल्स का उपयोग कैसे करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी नहीं है। और एक सबसे बड़ा अज्ञानता के कारण यहाँ पर अंधविश्वास पैदा हो गया। क्या है कि संतानोत्पत्ति तो भगवान की देन है, ऊपर वाले का रहम है, ऊपर वाले का करम है, इस कारण से संतानोत्पत्ति हो रही है। और ये भी कहते हैं कि जब चौंच दी है तो चुगा भी मिल जाएगा। इस कारण से लोग अधिक मात्रा में संतानोत्पत्ति कर रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात होती है पुत्र की चाह। हर व्यक्ति, हर दंपति का सपना है कि उनके लड़का हो। अगर पहली लड़की हुई है तो दूसरे बच्चे की ट्राई, वो भी लड़की होती तो तीसरे बच्चे की ट्राई। ऐसा करते करते उनकी आबादी लगातार बढ़ रही है। फिर परिवार नियोजन के साधनों का उपयोग नहीं करना और इनकी जानकारी नहीं होना और अंधविश्वास, ये कुछ ऐसी बातें होती है जिसके कारण से भी भारत में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। हमारे यहाँ पर धर्म जो है, धर्म के नाम पर जो राजनीति हो रही है, धर्म के नाम पर हम अपने देश को पीछे धकेल रहे हैं, वो सबसे बड़ी खतरनाक चीज है। फिर इसके दुष्प्रभाव के, जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव है, तो वो है 3 बातें याद रखें। रोटी, कपड़ा और मकान, इनकी कमी हो जाएगी भविष्य में। अगर जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होगी तो रहने लायक जमीन नहीं होगी। कल कारखाने लगाने के लिए हमने वहां पर खेतों की जमीन को अगर ले लिया तो फसलें उगाने के लिए जमीन की कमी हो जाएगी, तो भोजन की कमी हो जाएगी, बेरोजगारी बढ़ जाती है। कल भी हमने इसके बारे में पढ़ा था। तो ये कुछ सामान्य बातें हैं जो परीक्षा में पूछी जाती है। उल्ब वेधन को अच्छी तरीके से हमें याद रखना है, क्योंकि उल्ब वेधन के अंदर बहुत अधिक मात्रा में प्रश्न पूछे जाते हैं। यह बात हमेशा याद रखना। एमिनोसेंटेसिस, यह बात हमें याद रखनी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अब उल्ब वेधन पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी है।